योर एसे शुड बी टाइप्ड, डबल स्पेस्ड, हमारा भी यही बिल्कुल यही फॉर्मेट है. शुड हैव 1 इंच मार्जिन्स चारों तरफ से. शुड यूज 10 to 12 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉन्ट और मोस्टली टाइम्स न्यू रोमन एंड बी प्रिंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज पेज जिसको A4 साइज कहते हैं, 8.5 and 11 inches. एवरी पेज ऑफ योर एसे शुड इंक्लूड द पेज हेडर. हमारे यहाँ पर पेज हेडर अभी तक नहीं है, बट इफ़ यू पुट इट देयर इन योर ड्राफ्ट्स तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है. फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हुए आप बेशक हेडर उड़ाना तो कोई मसला ही नहीं है, एक पेज से उड़ाया तो सबसे उड़ जाएगा, ठीक है. लेकिन ड्राफ्ट्स पे मुझे भी लगता है, मुझे बड़ी सहूलत लगती है कि अगर हेडर लगा रहे तो द पेज नंबर इन द अपर राइट, ठीक है, ये पेज नंबर है, सॉरी. योर एसे शुड इंक्लूड 4 मेजर सेक्शंस. ये सेक्शंस मैं अभी आपको बता दूंगी कि हमारे यहाँ क्या क्या है. पेज की फॉर्मेटिंग मोर और लेस हमारी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाती, ये आपको मिल जाएंगी, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, नंबर ऑफ द फर्स्ट पेज एज नंबर 3. अब होता क्या है, वर्ड के अंदर थोड़ी सी चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी रिपोर्ट राइटिंग खुद करनी है, और अगर के साथ ही मैं कहती हूँ कि यू शुड डू इट योरसेल्फ. आप जब तक खुद नहीं लिखते और लिखते हुए आप अपनी राइटिंग को इतनी दफ़ा चेंज करते हैं, आपको लिखते ही एहसास हो जाता है कि नहीं ये पढ़ने वाले की समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको फिर रीफ्रेज करते हैं, आप उसको फिर रीफ्रेज करते हैं. इसलिए ये गलती कतन मत कीजिएगा कि जी दुकानदार बैठे हुए हैं, उनको APA स्टाइल आता है, हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो लिख लिख के उनको दे दिया करेंगे, वो खुद ही फॉर्मेट करके हमें दे दिया करें. प्लीज़ डोंट डू दैट. ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स और ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स आपको अब अवेलेबल हैं, इनके अवेलेबल होते हुए आपको किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है. आप थोड़ी सी मेहनत करके इसको सीख डालिए, आज नहीं तो कल ये बहुत काम आएगा. आगे चलते हैं जी. टाइटल फर्स्ट पेज पे कैसा होगा, रेफरेंस लिस्ट के कैसे होंगे. दिस इज़ अ ग्रेट सोर्स. अगर आप इसको देख लेंगे, रेफरेंसिंग को बहुत अच्छी तरह इसमें से पढ़िएगा. सिंगल ऑथर को कैसे रेफरेंस करना है, 2 ऑथर्स को कैसे करना है, 5 या 6 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर उनको कैसे रेफ़र करना है, वेबसाइट्स को कैसे रेफ़र करना है, आर्टिकल्स को कैसे रेफ़र करना है. डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपके लिए सीखना ज़रूरी है. ये नहीं कि वर्ड सब कुछ कर देगा तो हमें करने की क्या ज़रूरत है. बहुत सारी जगहों पे आपको पता चलेगा कि ओहो ये वर्ड नहीं करके देता, इतना इंटेलिजेंट नहीं है वर्ड, ये मुझे करना पड़ेगा. अब हम आते हैं हमारे हेडिंग्स क्या हैं. लेट मी सी कि इसमें से कोई और चीज़ जो डिस्कस होने वाली है. व्हेन साइटिंग अ वर्ड विथ 3 to 5 ऑथर्स, तो फिर आपने, आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रहा, रुक जाते हैं कर लें. हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही, ओके. अच्छा, मैं आपको दूसरे पे ले जाते हैं. ओके, हम वापस शुरू कर लें. अब नज़र आ रहा है, डिस्प्ले आया, ओके. हम वापस शुरू करते हैं प्लेजरिज्म से. प्लेजरिज्म एंड हाउ टू अवॉइड इट. प्लीज़ डू नॉट प्लेजराइज फ्रॉम आर्टिकल्स और फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. पिछले दिनों मैंने किसी को कहते सुना यहाँ यूनिवर्सिटी के ऊपर कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ना प्लेजरिज्म चेक करने के, ये सिर्फ उसको ही चेक कर सकते हैं जो चीज़ें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, बाकियों को तो ये चेक नहीं कर सकते. इसलिए फ़िक्र ना किया करो, किसी की हार्ड कॉपी में से ले रहे हो तो कोई टेंशन नहीं. मुझे ये बात सुन के सिर्फ इतना सा पता चला कि ये वही सोच है जो लाल बत्ती पे गाड़ियों को गुजर जाने पे मजबूर करती है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं रोक रहा, लाल बत्ती है तो क्या हुआ, गुजर जाओ. ऐसा ही है ना, क्योंकि प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर असेस नहीं कर पाएगा, आपको पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए प्लेजरिज्म कर डालो. प्लेजरिज्म ऐसा ही एक्ट है बिल्कुल जैसे आप कोई और कानून तोड़ते हैं. अगर आप किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं होते
तो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी बगैर इजाज़त के दाखिल मत हो, ठीक है, चाहे वो आपका साथ वाला स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अगर उसका भी मटेरियल लेना है तो उसको भी रेफ़र करें, किसी की कही हुई बात है तो उसको भी रेफ़र करें। मैंने फ़लाँ शख्स को ये कहते सुना, और फिर आगे लिखिए कि क्या कहते सुना। ऐसे मत लिखिए कि ये मैं कह रहा हूँ, और एक दफ़ा आपको ये आदत डल जाए ना तो आप फेसबुक पे भी कोट करते हैं, ऐसा ही है। आप फेसबुक पे भी जब किसी का स्टेटस कॉपी करते हैं तो आप साथ उसका नाम देते हैं कि ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरे दोस्त ने लिखा है। इसको आदत बना डालिए। प्लेजरिज्म को अवॉइड सिर्फ ये सोच के नहीं करना कि मेरे मार्क्स कटेंगे। प्लेजरिज्म को अवॉइड ये सोच के करना है कि ये किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मुझे उसका राइट उसको देना है। रिव्यू एकेडमिक ऑनेस्टी पॉलिसी, ये एकेडमिक ऑनेस्टी पॉलिसी का एक रेफरेंस यहाँ पे है, इसको पढ़ डालिएगा। प्लेजरिज्म ट्यूटोरियल भी है, बी श्योर टू साइट। और ये जो सेकंड आपको प्रेजेंटेशन दे के जा रही हूँ ये बहुत सिंप्लीफाइड है। साइटिंग सोर्सेज, 1 वर्क बाय 1 ऑथर, 1 वर्क बाय 2 ऑथर्स, 1 वर्क बाय 3 to 5 ऑथर्स। कैसे करना है, एक दफ़ा कैसे, ये फर्स्ट टाइम साइटेशन 3 to 5 ऑथर्स की डिफरेंट होती है, और फिर उसके बाद आप सिर्फ पहले ऑथर का नाम लिखते हैं और एट ऑल लिख देते हैं, फिर सबके नाम बार बार नहीं देने। 6 ऑथर्स, जनरल इंफॉर्मेशन एंड टिप्स। जनरल इन्फॉर्मेशन ये है, ऑलवेज टाइप योर राइटिंग असाइनमेंट्स, यूज 10 to 12 पॉइंट जो हमने अभी बात की, डबल स्पेस, रेफर टू ऑथर्स बाय लास्ट नेम ओनली, डू नॉट मेंशन टाइटल ऑफ द वर्क। बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि इन टेक्स्ट साइटेशन में उसके बुक का या उसके आर्टिकल का पूरा टाइटल भी देते हैं, वो नहीं देना, सिर्फ लास्ट नेम और ईयर देना है, फुल टाइटल जो है वो रेफरेंस लिस्ट में जाएगा। डू नॉट साइट सोर्सेज दैट यू हैव नॉट रेड। अपनी रेफरेंस लिस्ट को बड़ा करने के लिए रेफरेंसेस मत डालिए, और अगर आपने उसको पढ़ नहीं रखा खुद से तो फिर उसको साइट ऐसे नहीं कर सकते आप। एक स्टूडेंट ने फ्रॉइड की एक बुक को साइट किया हुआ था, तो मैंने कहा बच्चे पढ़िए, कहते हैं नहीं ये तो अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा फिर तुमने इसका रेफरेंस कैसे डाल दिया, लिखो फ्रॉइड एज मेंशन्ड बाय जिसको तुमने पढ़ा है और उसका रेफरेंस दो। फ्रॉइड का रेफरेंस नहीं दे सकती जब तुमने उसकी ओरिजिनल बुक नहीं पढ़ी, ठीक है। तो बुक जो पढ़ी है या आर्टिकल जो पढ़ा है उसको रेफर करें। कोटेशंस शुड बी रेयर। कोटेशंस वो हैं जो आप एग्जैक्ट वर्ड्स में उठा रहे हैं, बहुत कम होनी चाहिए, 5% से ज़्यादा पूरे थीसिस में अलाउड नहीं है। प्लेजरिज्म सिमिलैरिटी इंडेक्स 13 to 15% अलाउड है, लेकिन एग्जैक्ट कोटेशंस 5% से ज़्यादा नहीं। ओके, कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन, ये तो मेरा ख्याल है सबको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये गलतियां करते हैं। राइटिंग करते हुए हम क्योंकि स्पीड में लिख रहे होते हैं तो सोचते हैं अच्छा बाद में कैपिटल कर लेंगे, वो बाद में कैपिटल फिर कभी भी नहीं होता, क्योंकि हम कई दफ़ा दोबारा उस टेक्स्ट को पढ़ते ही नहीं, ठीक है। इसलिए कैपिटलाइज साथ साथ कीजिए। डू नॉट कैपिटलाइज नेम ऑफ डिसऑर्डर्स, जो ये बीमारियों के नाम और ये हैं, ये कैपिटलाइज नहीं किए जाते। यूज़ पास्ट टेंस व्हेन डिस्क्राइबिंग स्टडीज़, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या फ़र्क है प्रपोजल के टेंस में और रिपोर्ट के टेंस में? प्रपोजल सारा फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा, रिपोर्ट सारी पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट तब लिखी जा रही है जब स्टडी हो चुकी है, प्रपोजल तब लिखा जा रहा है जब अभी स्टडी होनी है। तो प्रपोजल आप प्रपोज कर रहे हैं कि मैं ये करूँगी, ये मैं करूँगा, तो वो सारा फ्यूचर में लिखा जाएगा, लेकिन रिपोर्ट सारी पास्ट में लिखी जाएगी, दिस वॉज डन, ठीक है। यूज पास्ट टेंस व्हेन डिस्क्राइबिंग स्टडीज दैट हैव बीन कंप्लीटेड। सी चैप्टर 2, ये एपीए के चैप्टर 2 में से देख भी लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा कि अच्छा पता चल गया तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज योर पेपर्स और रिपोर्ट सो दैट इट फ्लोज स्मूथली। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम आपको सेक्शंस की हेडिंग्स दे देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कोई रब्त ही नहीं बन रहा। एक सेक्शन को ख़त्म होना चाहिए ऐसे पॉइंट पे कि दूसरे सेक्शन के मर्ज होने का लॉजिकल रीज़न बन चुका हो कि हाँ अब इससे आगे पढ़ने वाले को ज़रूरत है कि वो मेथड पढ़े, अब इससे आगे बढ़ने वाले को ज़रूरत है कि वो फाइंडिंग्स पढ़े।
तो एक फ्लो चलना चाहिए आपकी पूरी राइटिंग में, सेक्शंस को इतनी शिद्दत से एक दूसरे से कट ऑफ मत कीजिए। बी एज क्लियर एंड कंसाइज, अवॉइड वर्डीनेस, जैसे मैंने कहा अच्छे अच्छे लफ्ज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जार्गन्स, व्हाट आर जार्गन्स? फॉर एग्जाम्पल, जार्गन्स वो होते हैं जो एक लार्जर पॉपुलेशन में एक फ्रेज़ इस्तेमाल की जा रही होती है और वो फ्रेज़ बड़ी कॉमन हो जाती है। मैं इसका बिल्कुल एक एग्ज़ाम्पल आपको क्या दे सकती हूँ, ठहर जाओ। एक्टिव लर्निंग, ठीक है, माई स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन एक्टिव लर्निंग, हर तीसरा शख्स लिख देता है। एक्टिव लर्निंग को एक जार्गन समझ लिया गया है कि अगर मैं ये लिखूंगी तो लगेगा कि हाँ मेरे सारे स्टूडेंट्स एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। व्हेन यू से कि मेरा स्टूडेंट एक्टिव लर्निंग में इन्वॉल्व है, तो वो ऐसे नहीं बैठा हो सकता, ठीक है। वन ऑफ माई इंटरव्यू इज सेड कि मेरे स्टूडेंट्स एक्टिव लर्निंग में होते हैं। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहती है मैं लिख रही होती हूँ, वो कॉपी कर रहे होते हैं, तो एक्टिव लर्निंग है ना। Now that's where you use a jargon not knowing its meanings, ठीक है। तो वो अल्फाज इस्तेमाल कर देना जो कॉमन है और जिनको बड़ा अच्छा समझा जाता है लिटरेचर में कि एक्टिव लर्निंग हो रही होगी तो क्लासरूम बड़ा अच्छा होगा, इसलिए मैं कह दूं कि मेरे स्टूडेंट्स एक्टिव लर्निंग कर रहे थे। जार्गन्स यूज़ नहीं करने, मीनिंगलेसली जार्गन्स यूज़ नहीं करने, मीनिंगफुल फ्रेज यूज़ करनी है जिससे आपको पता हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मैंने उसको कहा कि एक्टिव लर्निंग को डिस्क्राइब करो, तो फिर उसने जो डिस्क्राइब किया वो मैंने आपको बता दिया कि मैं भी लिख रही हूँ, वो भी लिख रहे हैं, इसलिए एक्टिव लर्निंग हो रही है। दैट्स नॉट एक्टिव लर्निंग, ठीक है। ओके, जार्गन्स यूज़ नहीं करने। एंड रिडंडेंसी, व्हाट इज़ रिडंडेंसी? जब अल्फाज अपने मीनिंग खो देते हैं। आप इतनी दफ़ा एक लफ्ज़ अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं कि फिर पढ़ने वाला भी उससे गुजर जाता है कि अच्छा ये तो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहा है बस, ठीक है। तो रिडंडेंट ना होने दें अपने वर्ड्स को। वैरायटी ऑफ वर्ड्स लेके आइए, पर प्लीज़ वर्डीनेस भी नहीं लेके आनी। यूज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव योर राइटिंग, आउटलाइंस बनाएं, ड्राफ्ट्स बनाएं। अभी मेरे जितने स्टूडेंट्स चैप्टर 2 पे काम कर रही हैं, तो मैंने उनसे कहा कि जी आप अपने अपने चैप्टर 2 की एक आउटलाइन बनाएं। अच्छा, आउटलाइन नहीं किसी से बन रही है, चैप्टर 2 बना के भेजना शुरू कर देती हैं। फिर मैं कहती हूँ नहीं, पहले एक आउटलाइन बनाएं, मेक योर माइंड, तुम डालना क्या चाहते हो इस चैप्टर में और क्यों डालना चाहते हो। यू शुड हैव अ फ्लो ऑफ राइटिंग ना। पहले डेफिनेशंस आएंगी या नहीं? पहले डेफिनेशन नहीं आएगी, पहले हिस्ट्री आएगी, या नहीं, पहले डेफिनेशन ही आएंगी, हिस्ट्री बाद में आएगी। देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड इट। तो अपने सेक्शंस को सोच समझ के लिखिए। अवॉइड राइटिंग इन इनफॉर्मल और इनडायरेक्ट टोन, बी फॉर्मल। अवॉइड इन द आर्टिकल बाय द स्टडी दैट आई रेड। इंस्टेड ऑफ दिस कहिए डो कंडक्टेड अ स्टडी टू इन्वेस्टिगेट दिस। दैट्स एन एकेडमिक स्टाइल, ठीक है। तो एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अपनाइए, पर एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग किसी के सिखाने से नहीं आता। एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग एकेडमिक लिटरेचर पढ़ने से आता है। हम तभी सीखेंगे ऐसा लिखना जब हम ऐसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। अगर हम कभी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कोई नहीं सिखा सकता कि एकेडमिक राइटिंग कैसे होगी, ठीक है। सो इसके लिए रीडिंग मस्ट है। यूज़ मोर एक्टिव लैंग्वेज, पार्टिसिपेंट्स वर गिवन, पार्टिसिपेंट्स टुक अ टेस्ट। तो एक्टिव राइटिंग ज़्यादा बेहतर है। रिड्यूसिंग बायस, अवॉइड बायस और अनसाइंटिफिक लैंग्वेज। नेवर यूज़ द वर्ड प्रूव और इट्स वेरिएशन। अच्छा, ये मैं बताती हूँ। अवॉइड वर्ड्स सच एज थॉट, फेल्ट, बिलीव्ड, सेड। बाज़ पीसेस मैंने देखे हैं जिसमें इनमें भी जो इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, कुछ को बेहतर समझा जाता है, कुछ को नहीं। सबसे गलत लफ्ज़ जो एकेडमिक राइटिंग में जो फ़ौरन काट दिया जाता है वो है आई फील। आई फील एक रिसर्चर की लैंग्वेज नहीं हो सकती। आई ऑब्जर्व्ड, आई एक्सपीरियंस्ड, आई सॉ, आई नोटिस्ड। क्या फ़र्क है आई फील में और इन सारे वर्ब्स में? क्या फ़र्क है? एविडेंस बेस्ड है। एक लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ,
आपकी राइटिंग, आपका राइटिंग स्टाइल बता दे कि जो कुछ लिखा जा रहा है ये एविडेंस बेस्ड है, ये आई फील नहीं है। ठीक है, एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि जी पाकिस्तान में एग्जामिनेशन सिस्टम बुरी तरह फेल कर रहा है, तो यूएस के एक एग्जामिनर ने उसको अंडरलाइन किया और उसने कहा हाउ कैन यू क्लेम दैट। उसका मुझे फ़ोन आया कि अफशा मैं इसको क्या चेंज करूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, हाउ कैन यू क्लेम दैट। उसने कहा मुझे पता है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है। कहती तो मैं यहाँ क्या लिखूं। मैंने कहा लिख दो, अम्मी ने बताया था। कहती है नहीं। मैंने कहा हाँ तो फिर कैसे पता है। आइदर यू शुड हैव अ रिपोर्ट और यू शुड से थ्रू माई एक्सपीरियंस ऑफ 10 years in teaching I observed that examination system is not appropriate. Okay? अब through my experience of 10 years in teaching एक evidence पेश कर रहा है कि ये शख्स 10 साल टीचिंग में गुजार चुका है, उसके बाद ये लिख रहा है। I know, I feel, I believe, ये नहीं है, ये रिसर्चर की लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, बी सेंसिटिव टू लेबल्स। हम बहुत मज़े से लिख देते हैं द ब्लैक्स, दैट्स अ लेबल। ठीक है, ब्लैक्स लेबल दे दिया गया उनको, दे आर नॉट ब्लैक। मैंने आज तक ब्लैक तो कोई नहीं देखा। ठीक है, आप ये कोशिश कीजिए कि लिटरेचर में इसका एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है। द एल्कोहलिक्स नहीं, द एडिक्ट्स ऑफ एल्कोहल। द एडिक्ट्स ऑफ एल्कोहल से पता चलेगा कि ये शख्स काबिले हमदर्दी है, एडिक्ट हो चुका है। एडिक्शन क्या है? एक डिपेंडेंसी है किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन जब आप एल्कोहलिक लिखते हैं तो ये शराबी है, दैट्स अ लेबल। ठीक है, आपकी एकेडमिक राइटिंग के अंदर लेबल्स नहीं होने चाहिए। एकेडमिक राइटिंग के अंदर एकेडमिक फ्रेज यूज़ की जाएगी। Acknowledge participation, use participants, men, women, we're referring to human, use subjects, males, females. मैं बहुत जगहों पे सिंपली लिख देती थी द टीचर्स ऑफ आ कॉलेज, तो मेरी एडवाइज़र ने कहा कि नहीं लिखो द पार्टिसिपेंट टीचर्स, जिन्होंने आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट किया, आप उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको रेफ़र करो। नंबर्स इन APA स्टाइल, नंबरिंग कैसे करनी है? 0 to 9 को वर्ड्स में लिखना है। जब आप कहते हैं देयर वर 4 schools इन द टाउन, तो 4 वर्ड में लिखा जाएगा, FOUR 4। ठीक है, 0 से 9 तक जो नंबर्स हैं वो वर्ड्स में लिखे जाएंगे। नंबर्स दैट बिगिन अ सेंटेंस आर ऑलवेज वर्ड, चाहे वो 10,000 समथिंग क्यों ना हो। अगर वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो हमेशा वर्ड्स में आएगा। सेंटेंस के शुरू में नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, नंबर 10 एंड अप आर डिजिट्स, 10 से ऊपर चला जाए 10 एंड अबव 11, 12, 100 समथिंग। जब वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो फिर वो फिगर्स में, न्यूमेरिकल्स में लिखा जाएगा। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल एज, टाइम, दिस एंड दैट, 10 AM, 1200 आवर्स, जो भी लिख रहा है वो नंबर्स में लिखा जाएगा, वो वर्ड्स में नहीं लिखा जाएगा। सेक्शंस ऑफ एन APA, ये सेक्शंस में फिर आपसे यही कहूँगी कि मैं आपको भी अपने यूनिवर्सिटी के देती हूँ। टाइटल पेज के मार्जिन्स क्या होने चाहिए, पेज हेडर क्या होना चाहिए, रनिंग हेड क्या होना चाहिए, टाइटल कैसे लिखा जाना चाहिए, दिस इज़ मोर और लेस द सेम एज वी फॉलो। फॉर्मेटिंग एब्स्ट्रैक्ट की कैसे है इसको देख लीजिएगा, इसकी डिटेल्स में हमें इस वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, एंड देन अब मैं आपको सेक्शंस बता देती हूँ बिफोर आई लीव एंड टेक क्वेश्चंस। नहीं, फर्स्ट आई टेक क्वेश्चंस देन आई लीव, आई कैन नॉट लीव विदाउट टेकिंग क्वेश्चंस। अच्छा, एक स्लाइड मैं इसी में ऐड करती हूँ ताकि ये फिर आपके पास रहे भी। ये जो मेरे नाम से है ना, इसके आखिर में मैं एक स्लाइड आपको ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, सेक्शंस ऑफ अ प्रपोजल और एक दूंगी सेक्शंस ऑफ रिपोर्ट। सेक्शंस ऑफ प्रपोजल में सबसे पहले है टाइटल पेज, टाइटल पेज, उसके फ़ौरन बाद है कंटेंट लिस्ट, उसके फ़ौरन बाद है इफ़ देयर आर एनी एब्रीविएशंस,
उसके बाद सॉरी एब्रिविएशंस सॉरी ओके, उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बाज़ डिपार्टमेंट्स इसको अलग लिखवाते हैं, इसलिए मैं लिख रही हूँ, आप अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कीजिएगा कि मैडम अफशा कह के गई थी कि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर रहा है यूनिवर्सिटी में। हम जब लिखवाते हैं तो हम इंट्रोडक्शन ही का लास्ट पैरा कहते हैं कि हो रैशनल हो, लेकिन आई हैव हर्ड कि सम ऑफ द डिपार्टमेंट से, अच्छा ये 2 कॉलम्स पे जा ही नहीं रहा, शायद इसलिए नहीं जा रहा कि मैंने पेज लेआउट ऐसा लिया, नहीं, ओके लेट्स डू दिस, ओके। और उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आएगा आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी के बाद आ जाएगा आपका मास्टर्स लेवल है। मास्टर्स लेवल के प्रपोजल में हम लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखवाते, अच्छा ये तो यहीं रहना है, ये तो हर सूरत में यहीं रहना है। ऑब्जेक्टिव्स, फिर आते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ठीक है, नहीं तो बाज़ रिसर्चर्स स्ट्रेट अवे रिसर्च क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बाज़ केसेस में हाइपोथेसिस होंगे अगर क्वांटिटेटिव स्टडी होगी, बाज़ में नहीं होंगे, अगर वो प्योर क्वालिटेटिव होगी तो नहीं होंगे। फिर हाइपोथेसिस, और इसके बाद अब आपकी आती है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन क्या होती है? एनीबॉडी टॉक्ड अबाउट दैट? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिलिमिटेशन यानी आप जिस फिनोमिना को स्टडी करने जाते हैं, आप मास्टर्स की या एमफिल की या इवन पीएचडी की भी स्टडी में एक फिनोमिना को पूरा तो स्टडी नहीं कर पाते, आप उसकी किन डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी स्टडी को डीलिमिट करते हैं। ठीक है, कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किस पे स्टडी करने जा रहा हूँ, फीमेल एजुकेशन, मैं फीमेल एजुकेशन को पूरा एक स्टडी में स्टडी नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं सिर्फ प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन को स्टडी करने जा रही हूँ तो दैट्स अ डीलिमिटेशन, मैंने फिनोमिना को छोटा कर दिया है, डीलिमिट कर दिया है। दूसरा, मैं पॉपुलेशन को डीलिमिट करती हूँ, मैं फीमेल एजुकेशन इन पंजाब पूरा तो नहीं स्टडी कर सकती, मैं कहती हूँ मैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में करूँगी, तो मैं डीलिमिट करके बताती हूँ कि ओनली इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इसको कहते हैं डीलिमिटेशन। टाइम फ्रेम में भी कर सकती हूँ, मैं सिर्फ पिछले 5 साल को स्टडी कर रही हूँ, उससे पहले नहीं जा रही, तो फिर मैं वो भी डीलिमिट्स में लिखती हूँ कि ओनली एनरोल्ड इन 2010 टू 2015। ठीक है, तो डीलिमिटेशन है हदबंदी करना अपनी रिसर्च की, राइट। ओके, डीलिमिटेशन के बाद आप बताते हैं कि डीलिमिटेशन के बाद मेरी स्टडी की पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, ये डीलिमिटेड पॉपुलेशन फिर यहाँ पे बताई जाती है। फिर सैम्पल ऑफ द स्टडी बताया जाता है, उससे पहले हम देते हैं रिसर्च डिज़ाइन या मेथड। मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसी होगी, डेटा कलेक्शन कैसे की जाएगी, क्या ये सर्वे होगा, कैसे होगा। ठीक है, एंड लास्टली डेटा एनालिसिस कैसे किया जाएगा। आखिरी सेक्शन होगा आपका रेफरेंसेस, और अगर एनेक्स्चर्स में कुछ लगाना है तो फिर एनेक्स्चर्स लगेंगे, अगर नहीं लगाना है तो नहीं लगेंगे। फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ कि जी मैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कहीं रेफ़र करती हूँ कि 1998 की जो पॉलिसी थी उसने बहुत अच्छी तरीके से इसको हाईलाइट किया था, तो मैं साथ ही कह देती हूँ कि उस पॉलिसी के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने एनेक्स्चर में लगा दिए हैं। मोर और लेस ये फॉर्मेट है जो हम रिपोर्ट का ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में तकरीबन ये सब कुछ जो प्रपोज़ल में फ्यूचर टेंस में लिखा गया था, तकरीबन ये सभी कुछ इंट्रोडक्शन के चैप्टर में पास्ट टेंस में आ जाता है, बट एज इट हैपेंड एक्चुअली। ठीक है, वहाँ तो आपने प्रपोज़ किया, शायद काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें प्रपोज़ कर दी हों, लेकिन बाद में वो नहीं कर सके। जो भी जैसा कर सके हैं वो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ब्रीफ फॉर्म में आ जाता है कि जी ये रिसर्च क्वेश्चंस थे, ये एनालिसिस था, ये था।
फिर लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर एक अच्छा एक्सटेंसिव चैप्टर होना चाहिए, आपकी टॉपिक से रिलेटेड जितना लिटरेचर आप इसमें कोट कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी के सेक्शन में आप पूरी मेथोडोलॉजी लिखेंगे, क्या हुआ, रिसर्चर कहाँ गया, किससे मिला, कैसे डेटा कलेक्ट किया, एवरीथिंग, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे हुई, कोडिंग कैसे। फिर डेटा एनालिसिस, सब कुछ हो जाने के बाद अब आप अपना एनालिसिस देना शुरू करते हैं। अगर प्योर क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव फॉर्म में ही दे दिया जाएगा, अगर क्वांटिटेटिव है तो जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप यूज़ कर रहे हैं वो टेबुलर फॉर्म में देते जाएंगे, साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन देते जाएंगे। देन लास्ट चैप्टर गिव्स मेजर फाइंडिंग्स ही को क्लस्टर करके आप फिर एक एक कंक्लूजन बनाते हैं और उन कंक्लूजन्स की बेस पे आप रिकमेंडेशंस देते हैं। In some of the studies they do have limitations. In some of the studies they do include limitations at the last chapter, लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर चैप्टर 1 में लिखते हुए आपने लिखा है कि मैंने ये प्रपोज किया था पर मैं ये नहीं कर सका, ठीक है, तो फिर वो आखिरी चैप्टर में जाके लिमिटेशंस में आप दोबारा बताते हैं कि क्यों नहीं कर सके, ये लिमिटेशंस क्यों रह गई, ये हैं डेफिशिएंसीज। जिसने डिलिमिटेशन को कहा था, लिमिटेशंस हैं डेफिशिएंसीज ऑफ योर स्टडी, कि क्या रह गया आपके रिसर्च। तो ये 5 चैप्टर्स बेसिकली आपकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट है। अब वर्ड लिमिट आप पूछ रहे थे, मुझे अभी तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वर्ड लिमिट नहीं मिला, ठीक है। मिनिमम वर्ड लिमिट जो मैंने सुन रखा है, मैं सुनी सुनाई बात आप तक दे रही हूँ, मेरे पास इसका कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है। सो आस्क योर डिपार्टमेंट इफ़ दे हैव। मैंने सुन रखा है कि मिनिमम वर्ड लिमिट इज़ 20,000 वर्ड्स फॉर मास्टर्स, ठीक है। लेकिन ये मैंने सिर्फ सुन रखा है, मुझे अभी तक किसी डॉक्यूमेंट से ये वेरीफाई नहीं हो पाया। और आपस की बात ये है कि जिस तरह की स्टडीज़ हम करते हैं सोशल साइंसेस के अंदर, पता भी नहीं चलता 20,000 वर्ड कब पूरे हो जाते हैं। सीरियसली, आप जब चैप्टर 2 ही लिखते हैं ना, जब लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं एक अच्छा एक्सटेंसिव सा, और फिर आप अपना डेटा एनालिसिस लिखते हैं और फिर फाइंडिंग्स एंड डिस्कशंस लिखते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि 20,000 वर्ड्स हो चुके होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।